सुप्रभात बच्चों, पुनः आपका मेरे हिंदी चैनल हिंदी गुरु और गाइड डॉक्टर सिंह में स्वागत है। बच्चों, आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय है व्यंजन, जिसे इंग्लिश में कंसोनेंट कहते हैं। बखूबी आपने व्यंजन के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल की है, लेकिन प्राथमिक कक्षाओं को ध्यान में रखते हुए खासतौर से हिंदी भाषा की सम्यक चर्चा करते हुए मैं आपके समक्ष आज इस विषय को लेकर आया हूं, ताकि बखूबी आप व्यंजन के बारे में पूर्ण जानकारी हासिल कर सकें। क्योंकि इसका संबंध स्कूली पाठ्यक्रम से नहीं है, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं से भी है। मुझे उम्मीद है कि पुनः एक बार आपकी सरसरी निगाह यदि इस पर पड़ेगी तो बखूबी आप इसे याद रखेंगे और इसका लाभ आपको परीक्षाओं में अवश्य मिलेगा। जैसा कि हम जानते हैं, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 53 है, कुछ लोग 52 भी कहते हैं। अब यह गौर करने वाली बात है कि हिंदी वर्णमाला की जब बात होती है तो हिंदी में स्वर और व्यंजन की भी बात आती है। क्योंकि आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय व्यंजन है, इसलिए मैं मुख्यतः व्यंजन पर चर्चा करूंगा। मैं संक्षिप्त जानकारी देते हुए स्वर के बारे में ये बताना चाहूंगा कि देवनागरी में जो 11 स्वर हैं और एक जो आगत स्वर आ है, उसे कुल मिलाकर के 12 स्वर हो जाते हैं। और यहाँ व्यंजनों की कुल संख्या 37 है और उसमें 4 जो संयुक्त व्यंजन हैं उनको जोड़कर 41 हो जाता है। इस तरह हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 53 हो जाती है। तो आप इसे निश्चित रूप से याद रखेंगे। और अब चलते हैं बिना समय गंवाए अपने मुख्य विषय पर, जो आज का मुख्य विषय है व्यंजन, कंसोनेंट। व्यंजन की परिभाषा है बच्चों कि जिन वर्णों के उच्चारण में वायु रुकावट या घर्षण के साथ मुंह से बाहर आती है, उसे व्यंजन कहते हैं। बिल्कुल आपने सही सुना, व्यंजन की परिभाषा। आपने इससे पहले भी ऐसी परिभाषाएं सुनी है, जानी है, और यहाँ पुनः एक बार मैं आपके सामने इस विषय को लेकर उपस्थित हूँ, ताकि आपके हृदय में यदि किसी तरह की शंका हो, कोई संदेह हो, तो सदा के लिए मिट जाए। तो जिन वर्णों के उच्चारण में वायु रुकावट या घर्षण के साथ मुंह से बाहर आती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। और इस संदर्भ में यह भी जानना जरूरी है कि व्यंजन वर्णों का उच्चारण सदा स्वर की सहायता से ही होता है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से ही होता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। यहाँ मैंने आपकी सुविधा के लिए व्यंजन के प्रकारों को इस टेबल के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया है, ताकि आपको कठिनाई न हो। व्यंजन के जो प्रकार हैं उसमें सबसे पहले आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कवर्ग से लेकर पवर्ग तक तथा 2 अतिरिक्त जो व्यंजन हैं र और अढ़, यानी 25 और 2 27 व्यंजन हो जाते हैं। जाहिर सी बात है बच्चों, यहाँ पर कवर्ग की बात हो रही है, चवर्ग की बात हो रही है, टवर्ग की बात हो रही है, तवर्ग की बात हो रही है और पवर्ग की बात हो रही है। कवर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं उनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। चवर्ग में जितने आते हैं उनका उच्चारण स्थान तालु होता है। टवर्ग में जो भी आते हैं उनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, और तवर्ग में जो भी आते हैं उनका स्थान दंत होता है। और पवर्ग में आने वाले जितने भी व्यंजन हैं उनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। तो यहाँ इसी बहाने हमने इस बात की भी चर्चा की कि आखिर इन व्यंजनों का उच्चारण स्थान क्या है। उच्चारण स्थान पर अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा,
फिलहाल हम व्यंजनों की चर्चा कर रहे हैं और व्यंजन के प्रकार में सबसे पहले हमने स्पर्श व्यंजन की बात की, जिसमें ये जानना आवश्यक है कि कवर, चवर, टवर, तवर और पवर, यानी 5 × 5 25 और 2 ठो जो अतिरिक्त व्यंजन है ड़ और अढ़, इसको लेकर के कुल 27 व्यंजन हुए, जिसे हम स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। इसके बाद दूसरा जो व्यंजन का प्रकार है वह है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन के बारे में ऐसी चर्चाएं होती है कि स्वर और व्यंजन के बीच में इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और होठों के निकट आने से होता है, किंतु श्वास में रुकावट कम होती है। इसमें 4 वर्ण आते हैं, य, र, ल, व। ये 4 अंतस्थ व्यंजन हैं, जिसमें य और व को अर्ध स्वर सेमी वॉवेल के नाम से भी हम जानते हैं। जिस तरह बच्चों अंग्रेजी में हम वॉवेल और सेमी वॉवेल की बात करते हैं, हिंदी में भी अर्ध स्वर यानी य और व को अर्ध स्वर कहा जाता है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, जिसके बीच य और व अर्ध स्वर हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या 27 हो गई और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 हो गई। इसके बाद जो अगला प्रकार है वह है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन भी 4 है, तलावी श, मूर्धन्य श, दंत स और ह। ये 4 ऊष्म व्यंजन हैं। ऊष्म व्यंजन का उच्चारण रगड़ और घर्षण से उत्पन्न वायु से होता है। आपने इन 4 वर्णों को देखा बखूबी यहाँ पर, जिससे ये बातें साफ हो जाती है कि इनके उच्चारण में घर्षण की आवश्यकता महसूस की जाती है। जैसे कि तलव श का उच्चारण जीभ तालु से होता है, जो मूर्धन्य स है उसका उच्चारण श की भांति मूर्धा से होता है, और इस तरह से जो दंत स है उसका उच्चारण दंत के स्पर्श से होता है, और यह तो इस तरह से ये जो 4 है वो ऊष्म व्यंजन है, इनकी संख्या 4 है। अगला जो प्रकार है व्यंजन का वह है आगत व्यंजन। आगत व्यंजन बखूबी आपने सुना, आगत, आगत शब्द का अभिप्राय है जो बाहर से आया हुआ है। निश्चित रूप से अरबी, फारसी तथा अंग्रेजी भाषाओं से आए कुछ शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए हिंदी में ज और फ इनके नीचे नुक्ता का प्रयोग किया गया है। इसे ढंग से देखने की आवश्यकता है बच्चों, यहाँ नुक्ता का प्रयोग किया गया है। तो इनके नीचे जो नुक्ता का प्रयोग होता है, ऐसे वर्णों का ये दूसरी भाषाओं से लिए गए हैं, लेकिन बखूबी इनका प्रयोग हिंदी में है, प्रचलन में है, इसलिए इन्हें हम आगत व्यंजन कहते हैं। खास तौर से इनका प्रयोग उर्दू फारसी के शब्दों के लिए हम किया करते हैं। और उसके बाद जो अगला प्रकार है वह है संयुक्त व्यंजन। दरअसल जो संयुक्त व्यंजन है व्यंजन का प्रकार नहीं है, लेकिन अक्सर बहुत सारी ऐसी पुस्तकें हैं जिनमें ऐसी चर्चाएं होती है। मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि ये स्वतंत्र व्यंजन नहीं है। ये अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र स्वतंत्र व्यंजन नहीं है, ये संयुक्त व्यंजन है। यानी एक व्यंजन का निर्माण 2 व्यंजनों के मिलने से हुआ है, इसलिए इनका नाम संयुक्त व्यंजन है। जैसे कि अक्ष क और तलावी स, क और मूर्धन्य स के मिलने से अक्ष बनता है, त्र त और र के मिलने से होता है, ज्ञ ज और य के मिलने से होता है, और स्र तलावी स और र के मिलने से होता है। यानी इन चारों में 2 व्यंजन वर्णों का योग है, इसलिए इनका नाम संयुक्त व्यंजन है। बावजूद कि ये संयुक्त व्यंजन है, लेकिन
कुछ विद्वान इन्हें व्यंजनों की श्रेणी में ही रखते हैं, इसलिए यहाँ मैंने स्पष्ट किया है कि कुल 37 व्यंजन हैं, 37, और इनमें जो 4 संयुक्त व्यंजन है, इस तरह व्यंजनों की कुल संख्या 41 हो जाती है। और जो 12 स्वर हैं उनको मिला दिया जाए तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 53 हो जाती है, जिसे याद रखने की आवश्यकता है। उम्मीद करता हूं कि व्यंजन पर जो अभी चर्चा की गई है बखूबी आपने इसे समझा है। निश्चित रूप से आप अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद बच्चों।